आर के बी स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के बी कैंफी वीडियोज में। कक्षा 12 के फिजिक्स में हमारे अभ्यास के प्रश्न, आंकिक प्रश्न चले हुए हैं, जिनमें से हमने आपके सामने 12 प्रश्न प्रस्तुत कर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि 13वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में समसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो गोले ए के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अब आइए इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फिर से कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें हमारा आवेश था किसी वस्तु पर क्यू, जिसका मान 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम, और ये दोनों गोले एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हुए थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे ये दो गोले थे, एक ए और एक बी, जिन पर इतना आवेश यानी ये क्यू आवेश उपस्थित था। फिर कहा है कि एक अन्य अनावेशित गोला, एक तीसरा गोला हमने ले दिया सी, वो पहले तो ए से टच किया गया, फिर उससे हटाकर फिर बी से टच किया गया। अब उसके पश्चात जो आवेश इस ए और बी पर आ गया उसके द्वारा इन ए और बी के बीच में कितना बल लगेगा, उस बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें थ्योरी में कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना दोनों गोले ए व बी पर आवेश क्यू इक्वल टू इतना है, जिन्हें आर बराबर 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तथा सी एक तीसरा अनावेशित गोला है। तो ए को सी से स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर आवेश बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा, दोनों गोलों पर। यानी इसलिए हम कह सकते हैं ए व सी पर आवेश, अब जो ए से स्पर्श कराने पर है वो Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। ए पर आवेश Q1 था हमारा, Q मान के चलिए ये था। अब जो Q2 पर था यानी सी पर आवेश था वो 0 था, और अपन हो जाएगा 2, तो Q/2 हो जाएगा। ए और सी दोनों पर आवेश Q/2 हो जाएगा, ए पर भी सी पर भी। अब सी पर है Q/2 और बी पर फिर से हमारा Q, तो बी व सी को स्पर्श कराने पर, दोबारा से यहां पर लिख देंगे, स्पर्श कराने पर दोनों का आवेश बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। अब वो बराबर विभाजित फिर से क्या होगा, ए व बी पर आवेश जो होगा हमारा वो हो जाएगा, सॉरी बी व सी पर, अब यहां पर हो जाएगा बी व सी पर आवेश। ये पहले बी पर था हमारा Q1 प्लस Q2/2, तो सी पर हमारा आवेश आ गया Q/2, तो ये लिख दिया हमने Q/2, प्लस बी पर था हमारा Q और /2, तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा ये 3Q/4 आ जाएगा, 3Q/4। अब यहाँ ए और बी के आवेश हमारे आ गए। ए पर आवेश तो है हमारा Q/2 और बी पर आवेश है हमारा 3Q/4। अब फिर से इन दोनों गोलों को उतनी ही दूरी पर रख दिया गया जो कि 0.5 मीटर थी। अब इनके बीच में लगने वाला हमें बल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो बल दिया हुआ है वो प्रतिकर्षण बल था, क्योंकि दोनों पर समान आवेश था, और तीसरा हमारा निरावेशित गोला था। अब इसके पश्चात यहाँ जब r की वैल्यू हमें पता है तो f ज्ञात करने के लिए 1/4πε0 गुणा Q1 Q2/r² निकाल देंगे। तो 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻⁹, Q1 हमारा है Q/2 और Q2 हमारा हो गया 3Q/4, और अपोन में r², r है हमारा 0.5, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 0.25। ये तो हमारा हो गया 1, तो 2 से डिवाइड करना है, यानी ये हो जाएगा 4.5 × 10⁹ इंटू Q², और ये 3 सेम टू सेम यहाँ का रह जाएगा आपका। Q², Q की वैल्यू है 6.5, मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10⁻7 14 हो जाएगा, 10⁻⁻14। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए इसका आंसर कितना आ जाता है।
ये आंसर आ जाएगा 5.703 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। अब अगर बल का प्रकार पूछ लिया जाए तो बल का प्रकार जो होगा वो रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल इनके बीच में लगेगा। यहाँ पर जब दोनों आवेशों पर, यहाँ पे पहले भी प्लस था और अंत में भी प्लस का ही आ जाता है। अब ये मान के चलिए कि जो पहला आवेश था आपका, वहां पर जो सी गोला था, सपोज कीजिए सी पर हमारा जो आवेश है वो इस क्यू का 1.5 गुना आ जाता है, 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे और वो माइनस का आ जाता है। तब इसी प्रक्रिया को करने पर हमारा अंतिम बल कितना होगा, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना कि यदि हमारा सी पर जो उपस्थित आवेश था, अब तो हमने निरावेशित लिया था, इस पर 0 आवेश था, लेकिन यदि इस पर आपका हो जाए, इसको हम लगभग 9.0 लेकर चलते हैं, 10⁻⁻7 कूलम। अगर सी पर पहले से ही इतना आवेश उपस्थित हो, ये माइनस का और ऋणावेशित हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, तब अंतिम जो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, यानी उनका परिणामी बल कैसा होगा और कितना होगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। प्रोसीजर यही रहेगा। तो चलिए, अब हमारा ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चित्र दिया हुआ है और कहा है कि चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए और इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। यहाँ पर एक दूसरा चित्र और दिया है चित्र के साथ x और y का, जिसमें अक्षों का निर्धारण किया गया है कि x अक्ष की दिशा में ये गति कर रहे हैं और जो विद्युत क्षेत्र की 2 प्लेटें हैं वो y अक्ष की दिशा में हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये चित्र दिया हुआ है और पूछा है कि जो ये 3 कण 1, 2 और 3 हैं, इन तीनों कणों पर किस प्रकार का आवेश है और इसी के साथ साथ Q/m का मान भी ज्ञात करना है कि किस कण के लिए Q/m का मान सर्वाधिक होगा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। चलिए, यहाँ पर एक बात आपको आवेश के बारे में बताई गई थी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ ये जो 2 प्लेटें दी गई हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, तो देख सकते हैं आप, एक प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर आपका नेगेटिव चार्ज है। अब जो कण नंबर 1 और 2 हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव की ओर मुड़ रहे हैं, दोनों के दोनों कण पॉजिटिव की ओर मुड़ रहे हैं। तो पॉजिटिव की ओर कौन मुड़ेगा, यानी जो इनके विपरीत आवेशित होगा, यानी पहली और दूसरी जो आपके कण हैं, इन दोनों कणों पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। जबकि जो तीसरा कण है वो मुड़ रहा है नेगेटिव प्लेट की ओर, तो इसका मतलब है कि इसमें आकर्षण लगेगा इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में, और आकर्षण विपरीत में लगते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, क्या होगा यदि ये फर्स्ट प्लेट रिमूव कर दी जाए, क्या होगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये नेगेटिव प्लेट रिमूव कर दी जाए, हटा दी जाए, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहली प्लेट जिस पर पॉजिटिव आवेश है, इसको हटाने पर क्या होगा और नेगेटिव आवेश वाली प्लेट को हटाने पर क्या होगा। और ये प्लेट एक एक करके हटानी है, अगर फर्स्ट हटाई तो सेकंड रहेगी, सेकंड हटाई तो फर्स्ट रहेगी, और एक कंडीशन ऐसी भी होनी चाहिए, तीसरा क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं, कि दोनों प्लेटों पर पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों प्लेटों पर नेगेटिव चार्ज हो। उस अवस्था में इन कणों की गति पर, इनके पथ पर, रास्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। और अगर नहीं मालूम है तो आप जवाब पूछ भी सकते हैं, उसका भी आपको कमेंट करना होगा कि हमें नहीं मालूम, कृपया जवाब दें। अब इसके पश्चात जो Q/m का मान दिया हुआ है वो भी याद करना है। देखिए, जो Q/m का मान है ये आपका केमिस्ट्री में आता है, किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं, फिजिक्स में जाके आएगा बिल्कुल लास्ट में, एक आपका कम्युनिकेशन टेलीविजन के चैप्टर के नाम से है, कैथोड किरण कंपनदर्शी वगैरह वहां पर आएगा। उसके आधार पर वहां पर आपको पता चलेगा कि आवेश के अनुसार ही जो डिफ्लेक्शन होता है, जो विचलन होता है, अपने पथ से विस्थापन होता है। कोई कण जितना ज्यादा आवेशधारी होगा उसका विक्षेपण, उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। जैसे कि अगर ये कोई कण बिल्कुल सीधा निकल जाए, इसका मतलब है कि इस पर जो आवेश है वो कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश
नहीं है। लेकिन एक दूसरा कण जो है वो मुड़ रहा है इतना, बहुत कम। देखिए ये कण कम मुड़ रहा है, ये कण ज्यादा मुड़ रहा है। तो जिस कण में विक्षेपण ज्यादा होगा, विचलन ज्यादा होगा, उस पर उतना ही ज्यादा आवेश होगा। हम यहाँ पर ये मानते हुए, क्योंकि उन्होंने कणों के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, हम ये तीनों कण एक जैसे मान लेते हैं। तीनों के तीनों या तो प्रोटॉन मान लो, या तीनों के तीनों न्यूट्रॉन मान लो, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। कोई भी कण समान द्रव्यमान का कण मान के चलते हैं। तो यदि द्रव्यमान समान हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि किसी कण का विचलन या विक्षेपण अनुक्रमानुपाती होता है उसके आवेश के, और यहाँ पर चूंकि कण नंबर 3 का विचलन 1 व 2 की तुलना में अधिकतम है, इसी कारण कण 3 पर आवेश अधिकतम होगा। और आवेश अधिकतम होगा तो इस आधार पर Q अपॉन M का मान, आवेश अपॉन द्रव्यमान का मान भी कण 3 के लिए ही अधिकतम होगा। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में एक समान विद्युत अक्षेत्र E बराबर 3 × 10³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। एक खंड में कहा है इस अक्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। और क्वेश्चन बी में कहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको विद्युत अक्षेत्र दिया हुआ है जिसका मान दिया है 3 × 10³ I कैप और न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये I कैप का मतलब क्या है? भौतिक विज्ञान में ही कक्षा 11 में आप लोगों ने 3 एक्सेस पढ़े होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं कुछ इस प्रकार से। एक को एक्स अक्ष मान लिया, दूसरे को वाई अक्ष और तीसरे को जेड अक्ष अगर हम मान ले तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपका आई जो होता है वो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, जेड की दिशा में हो जाएगा आपका के और वाई अक्ष की दिशा में हो जाता है जी। तो सामान्य तौर पर किसी भी सदिश को अगर हम लिख रहे हैं तो वो होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कैप के रूप में आप लोगों ने कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण नामक चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो E है वो x अक्ष की दिशा में है, यानी यहाँ पर सीधा ये तो हो गया हमारा वेक्टर E। अब E का मान अगर हम परिमाणात्मक रूप में देखें, परिमाण देखें इसका मान, संख्यात्मक मान, तो वो हो जाएगा 3 × 10³ न्यूटन प्रति कूलाम, और जो कि x अक्ष की दिशा में है। इस प्रकार से हम इसको लेकर चल सकते हैं, x अक्ष की दिशा में ये हो गया। अब फिर कहा गया है कि यदि किसी वस्तु वर्ग की जो भुजा है, भुजा के रूप में हम मान सकते हैं ए, साइड भुजा ए मान ली हमने 0.1 मीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमने इसको 0.1 मीटर के रूप में लिख लिया। और पूछा है कि फ्लक्स ज्ञात करना है, वो फ्लक्स कितना होगा, इसकी 2 कंडीशन दे दी गई। पहली कंडीशन में कहा गया है कि जो आपका ये वर्ग है ये वाई जेड प्लेन की दिशा में है। अब मैंने अभी आपको एक्स वाई जेड अक्ष ये बताए हैं, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड, तो प्लेन हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। ये प्लेन हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये वाई और जेड प्लेन हो गया। अब इसमें जो ई है वो इस दिशा में है, ऐसे लंबवत हो गया इसके। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो हमारा एकांक वेक्टर होता है सदिश क्षेत्रफल वेक्टर के साथ, उसकी दिशा में कौन हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। क्योंकि जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई क्षेत्रफल है, इसके लंबवत ये हो गया हमारा क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ए, तो जिसको हमने कहा था वेक्टर ए, और इसी दिशा में है हमारा वेक्टर ई भी। तो दोनों की दिशा समान होने पर हमारा थीटा का मान पहली कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा समान है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और जब फाई निकालते हैं तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो सीधा ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा। अब ए
चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा का वर्ग हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो ई का मान 3 गुणा 10 की घात 3 और गुणा 1 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 30। और फाई का मात्रक क्या होता है, फाई ये न्यूटन प्रति कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये आपका ई का मान जाएगा पहले खंड के लिए। अब इसी में सेकंड खंड भी कहा है, सेकंड खंड में कहा है कि यदि वह क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के साथ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो 60 डिग्री होने पर कोस 60 का मान कितना होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोस 60 इक्वल टू होता है 1/2 के बराबर। यानी जो पहला मान आया है सेकंड खंड में उसका आधा आ जाएगा, ये 30 था, अब की बार आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के बराबर। तो इस प्रकार से हमारा ये 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हर वीडियो की तरह इसमें भी आज हमने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, बाकी अगले क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, तो इसी क्रम में आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा रेस्पॉन्स आपने पिछली वीडियो को न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में दिया है, उसी प्रकार से आप रेस्पॉन्स देते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।